नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी नाजिर मुंशी, जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। ज्ञान कुरूपता है और अज्ञान सौंदर्य है। अगर आप इस बात को बिना किसी तर्क के मान लेते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तर्क करके आप मुझसे जीतेंगे नहीं, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि लड़कपन जीवन का सौंदर्य है। लड़कपन के कुछ थोड़े से वर्षों में ही हम वास्तविक सुख का भोग करते हैं। उत्सुकता के उन इने गिने पलों में ही हम वसुधा की अक्षय सुषमा को देख पाते हैं। फिर उसके बाद ज्ञान की भयानक कुरूपता। उड़ने वाले सफेद बादल से दौड़ने में होड़ लगाना, तितली के साथ खेलने का प्रयत्न करना, तारों में पहुंचने की कल्पना करना, यह सब का सब एक मधुर स्वप्न की आह भरी धुंधली स्मृति के रूप में बदल चुका है। मैं जीवन को देख रहा हूं और मुझे कुरूपता के साथ खेलना पड़ता है। कभी कभी लड़कपन भी याद आ जाता है। वे विगत स्वप्न पल भर के लिए वास्तविकता बनकर लौट पड़ते हैं। चाहता हूं कि वे सपने न मिटें, पर इतना चाहते ही सपने उड़ जाते हैं, मुझे कुछ चकित सा, कुछ भूला सा, कुछ विक्षुब्ध सा छोड़कर। उन्हीं सपनों में एक सपना नाजिर मुंशी का भी था। एक दिन वह सपना जीवन की एक भयानक कुरूपता प्रदर्शित करता हुआ सदा के लिए नष्ट हो गया, और उसके नष्ट हो जाने का मुझे गहरा दुख है। मैं कहता हूं कि बचपन के सपनों को सपना बनाकर ही रखा जाना चाहिए। वास्तविकता की कसौटी पर उन सपनों को कसना उन्हें सदा के लिए नष्ट कर देना है। सौंदर्य की कुछ रेखाओं को निर्दयता पूर्वक मिटाकर एक से एक भयानक कुरूपताओं को ढूंढ निकालना है। 25 वर्ष बीत गए। पल पल, दिन दिन, महीना महीना और साल साल कटते हुए। आज किसी की बारात में जाना अखर जाता है। अगर जाता हूं तो मजबूरन। बाजों की आवाजें अब मेरे कान पर प्रहार की तरह पड़ती हैं। लोगों को विवाह के उपलक्ष्य में जब प्रसन्न देखता हूं, तब सोचता हूं कि ये कितने मूर्ख हैं। नाच रंग को पल भर का नशा समझने लग गया हूं, जिसका खुमार हमें जीवन के युद्ध में अधिक से अधिक निर्बल बना देता है। पर आज से 25 वर्ष पहले मैं लड़का था। उन दिनों जब बारात में चलने का निमंत्रण मिलता था, तब चित्त प्रसन्न हो जाता था। महीनों से तैयारियां करता था, एक एक दिन गिनता था बारात में चलने की प्रतीक्षा में। जीवन की कुरूपता तथा असफलता ने उस समय तक मेरे कौतूहल का, मेरी उत्सुकता का गला नहीं घोंटा था। वह मेरा लड़कपन था, मेरे जीवन का सौंदर्य था। ठीक 25 वर्ष पहले की यह बात है, जब मैं एक बारात में गया था। उसी बारात में पहले पहल नाजिर मुंशी को देखा था। बड़े आदमियों की बारात थी। लड़के का बाप डिप्टी कलेक्टर था और लड़की का बाप सब जज। बाराती थे वकील, बैरिस्टर, रईस, डॉक्टर और ऐसे ही लोग। उस बारात में कुछ गरीब आदमी भी थे। कोई ऐसे भिखमंगे तो नहीं, पर लड़के वाले और लड़की वालों से तुलना करने पर गरीब, और उन गरीब आदमियों में नाजिर मुंशी भी थे। पर उन दिनों मानो 25 वर्ष पहले रिश्तेदारी में रुपए पैसे का भेदभाव नहीं देखा जाता था। नाजिर मुंशी भी बाराती थे, उतने ही इज्जतदार और प्रतिष्ठित जितने लड़के के पिता डिप्टी साहब। मंझोले कद के गोल मटोल आदमी थे, मूछें बड़ी बड़ी और तोंद निकली हुई। नाजिर मुंशी की ओर मैं आकर्षित हुआ। लड़कों की भीड़ उन्हें क्यों हरदम घेरे रहती थी? महफिल में नाजिर मुंशी क्यों सबसे आगे बिठाए जाते थे? इन प्रश्नों का उत्तर एक है, नाजिर मुंशी हंसमुख आदमी थे। किसी भी आदमी को बातों में उड़ा देना उनके बाएं हाथ का खेल था। जहां नाजिर मुंशी थे, वहां हंसी का ठहाका था। हाजिर जवाबी उनका जन्म सिद्ध अधिकार था। उस बारात में एक अप्रिय घटना घट गई। सुबह बर्फ नहीं आई और डिप्टी साहब सब जज साहब पर नाराज हो गए। कहने लगे, और लुक छिप कर नहीं बल्कि खुलेआम, जैसे कि लड़के के पिता को अधिकार प्राप्त है। मैंने समझा था पढ़े लिखे आदमी हैं, शरीफ हैं। यह नहीं जानता था कि पूरे मक्खी चूस हैं। पैसे को इस बुरी तरह पकड़े हैं। रुपए 2 रुपए के पीछे हमारे आराम तकलीफ का ख्याल तक नहीं। यह जानता होता कि ऐसे कमीनों से वास्ता पड़ेगा तो इनके यहां शादी न करता। सब जज साहब ने जब यह सुना कि जरा बर्फ न पहुंचने पर डिप्टी साहब वाही तबाही बकने लगे, तो उन्हें भी गुस्सा आ गया।
सुबह जींस तो भिजवा दी, लेकिन फिर कोई आदमी आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी चीज की जरूरत है? आदि आदि प्रश्न पूछने न आया। डिप्टी साहब का पारा चढ़ता ही गया। शाम के समय नाश्ता नौकरों के हाथ आया। ना सब जज साहब ही बारातियों को झांकने आए और ना उनके लड़के न रिश्तेदार। यह उपेक्षा डिप्टी साहब को असह्य हो गई। नाश्ता उन्होंने वापस भिजवा दिया और बारातियों को कूच का हुक्म सुनाया गया। फौज ने असबाब कसना शुरू किया। मामला इतना अधिक बढ़ गया कि डिप्टी साहब तथा सब जज साहब अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। क्राइसिस पर विजय पाई नाजिर मुंशी ने। लड़कों को एकत्र करके उन्होंने सब जज के मकान पर धावा बोल दिया। बारातियों को इस बात का पता तक नहीं। सब लोग इतने अधिक व्यस्त थे। सब जज साहब अपने दरवाजे पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनको घेरे बैठे थे उनके रिश्तेदार व अन्य दोस्त। सब जज साहब बीच बीच में कहते जाते थे, वही अकेले इज्जतदार नहीं है, लड़की की शादी की है, कोई इज्जत नहीं बेची है, जाते हैं तो जाने दो। उनके दरवाजे पर पहुंचकर नाजिर मुंशी ने हम लोगों को एक लाइन में खड़ा कराया। फिर उन्होंने सब जज साहब को एक बड़े अदब के साथ झुककर एक लंबा चौड़ा सलाम किया। नाजिर मुंशी के पहुंचते ही सब जज साहब अकड़कर बैठ गए। उन्होंने नाजिर मुंशी को उसी दृष्टि से देखा जिस दृष्टि से बादशाह शत्रु के राजदूत को देखता है। पर नाजिर मुंशी ने सब जज साहब से कोई बातचीत नहीं की। इसके स्थान पर सब जज साहब की तरफ इशारा करके उन्होंने हम लोगों से कहना आरंभ किया, लड़कों, सब जज साहब यही हैं, बड़े स्वाभिमानी और बड़े इज्जतदार, अंग्रेजी तहजीब के कायल हैं। और अगर देखा जाए तो अंग्रेजी तहजीब ऐसी कोई बुरी भी नहीं है। ये सब जज साहब हमारे मेजबान हैं। इन्होंने हमें यानी बारात को अपने घर पर बुलाया है। और मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे बुजुर्ग सब जज साहब से नाराज होकर चले जा रहे हैं। इसमें तुम्हारे बुजुर्गों की ही गलती है। माना कि हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब के मुताबिक मेजबान का यह फर्ज है कि वह मेहमान की उचित अनुचित चुपचाप सह ले और अपने घर पर आमंत्रित मेहमान की सेवा करें। लेकिन अंग्रेजी तहजीब के मुताबिक कभी भी बेजा बात बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। गो कि मैं हिंदुस्तानी तहजीब का कायल हूं, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी ही हूं और हिंदुस्तानियों के बीच में ही मुझे रहना है। और मेरे प्यारे लड़कों, तुम्हारे लिए भी मेरी नेक सलाह यही है कि तुम हिंदुस्तानी तहजीब को ही अपनाना, लेकिन तुम्हें सब जज साहब की उचित पर डटे रहने की प्रवृत्ति पर उनकी इज्जत करनी चाहिए। तुम सब लोग झुककर सब जज साहब को सलाम करो और फिर अपने बुजुर्गों के साथ यहां से रवाना हो जाओ। नाजिर मुंशी की स्पीच समाप्त हुई। लड़कों ने झुककर सब जज साहब को सलाम किया। नाजिर मुंशी चलने के लिए घूमे ही थे कि सब जज साहब ने खुद उठकर उनका हाथ पकड़ लिया। बड़े आदर के साथ उन्होंने नाजिर मुंशी को और हम लोगों को बिठाया। अपने लड़कों को बुलाकर उन्होंने मिठाई, फल, नमकीन आदि वस्तुएं मंगवाई। हम लोगों ने नाश्ता करना शुरू किया। उधर सब जज साहब मैं अपने साले, बहनोई, चाचा, फूफा, मामा, समधी, दामाद के डिप्टी साहब को मनाने चले। उन दिन रात के समय जब महफिल जमी तो जहां देखो वहां नाजिर मुंशी ही नजर आते थे। वैश्या की ओर संकेत करते हुए सब जज साहब ने कहा, नाजिर मुंशी, अपनी बहन को पान दे आओ। और नाजिर मुंशी ने जवाब दिया, हुजूर का मामा बनने से मुझे कतई इनकार नहीं है। लोग हंस पड़े। डिप्टी साहब ने कहा, नाजिर मुंशी, सुना है कि समधी ने आज शाम तुम्हें अपने हाथों मिठाई खिलाई, कैसी है? और नाजिर मुंशी ने तड़क से कहा, उनकी शक्ल हुजूर की शक्ल से बिल्कुल मिलती जुलती है। नाजिर मुंशी बड़े भाई डिप्टी साहब के बहनोई थे। और 25 वर्ष बीत गए। प्रत्येक दिन आशा बनकर आया और निराशा बनकर निकल गया। इन 25 वर्षों में बहुत कुछ देखा, उससे भी अधिक सुना, लेकिन सीखा केवल इतना कि ज्ञान कुरूपता है और अज्ञान सौंदर्य। जीवन के रहस्यों को सुलझाने में नित्य ही मैं उलझता गया और उलझन से घबराकर मैं सुख पर विश्वास छोड़ बैठा, ज्ञान पर विश्वास छोड़ बैठा और यहां तक कि अपने पर भी विश्वास छोड़ बैठा।
लड़कपन के सपनों के धुंधले सौंदर्य को जो एक अज्ञात युवक की भांति मेरे अंतर में छिपा है, धीरे धीरे मैं नष्ट करता जा रहा हूं। एक के बाद एक सपने मिटते जा रहे हैं और 7 महीने हुए कि नाजिर मुंशी वाला सपना भी सदा के लिए मिट गया। अक्सर नाजिर मुंशी के विषय में सोच लिया करता था। जितना जानता था वह सब याद था। एक बात भी तो नहीं भूला था। हाँ, अगर कुछ भूल गया था तो वह जिसे मैंने कभी जाना ही न था। नाजिर मुंशी का क्या नाम था? उस बारात में इसे जानने का अवसर ही न मिला था। नाम तो वह साधन है जो एक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से पृथक करता है, और इस काम के लिए नाजिर मुंशी ही काफी थे। वे कहाँ रहते हैं यह भी नहीं मालूम था, पर मेरी बड़ी प्रबल इच्छा थी कि एक बार फिर नाजिर मुंशी से मिलूं, एक बार फिर उसी बारात वाले सुख का अनुभव करूं। यह इच्छा भी पूरी हो गई। इस बार डिप्टी साहब के लड़के का नहीं, बल्कि उनकी लड़की के लड़के का विवाह था। बारात में जाना ही पड़ा। इधर कई वर्षों से किसी बारात में न गया था, जाने की भी इच्छा नहीं हुई थी, पर डिप्टी साहब का अनुरोध था। उससे भी प्रबल आग्रह था डिप्टी साहब के लड़के का, और जिस लड़के का विवाह था वह तो मुझे ले चलने की जिद ही पकड़ गया था। जाना पड़ गया। इन 25 वर्षों में डिप्टी साहब मनुष्य की कोटि से उठकर देवता की कोटि में आ गए थे। वे लखपति हो गए थे। उनका लड़का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था और उनका नवासा जिसका विवाह था ICS में आ गया था, और लड़की के पिता कमिश्नर थे। मैं डिप्टी साहब के घर पहुंचा। आमंत्रित अतिथि एकत्रित हो रहे थे। कार से उतरा ही था कि मैं चौंक पड़ा। मेरा स्वागत करने के लिए डिप्टी साहब और इंजीनियर साहब दोनों ही मेरी कार तक आए। उनके पीछे पीछे लगभग 20 आदमी और थे। सभी डिप्टी साहब के रिश्तेदार और प्राय सभी उनके कृपा पात्र। कार से उतरकर मैंने डिप्टी साहब और इंजीनियर साहब का अभिवादन किया, पर मैं उनकी ओर नहीं देख रहा था। मैं देख रहा था दूर पर सबसे पीछे खड़े हुए और एक आदमी की ओर। मैं चला। धीरे धीरे डिप्टी साहब नौकर से मेरा असबाब उतरवा कर रखवाने में लग गए। इंजीनियर साहब मेरे आने की सूचना देने घर के अंदर चले गए और अन्य रिश्तेदार अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। पीछे खड़े हुए आदमी के पास पहुंचकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नाजिर मुंशी। वह आदमी मेरी ओर घूम पड़ा। उसने खीसें निपोड़ दी। अरे, क्या आप मुझे पहचानते हैं? 25 साल पहले की बात याद है, जब तुम इंजीनियर साहब की बारात में गए थे। हाँ, अच्छी तरह याद है। तब तो आप बिल्कुल लड़के ही रहे होंगे। अरे, आपके साहबजादे तो नहीं हैं? आपका कयास ठीक है। नाजिर मुंशी मेरे पास से जाना चाहते थे, पर मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। अपने साथ उन्हें भी रईसों की महफिल में ले गया। अपनी बगल में मैंने उन्हें बिठलाया। डिप्टी साहब मेरा असबाब रखवा कर आ गए। इंजीनियर साहब घर में मेरे आने की सूचना देकर आ गए। ICS लड़का मुझसे मिलने आ गया। हम सब बैठे थे, बातें चल रही थीं और साथ साथ विस्की के दौर। नाजिर मुंशी आंखें बंद किए चुप बैठे थे। कभी कभी वे ललचाई आंखों से विस्की से भरे गिलास को देख अवश्य लेते थे, पर वहां बैठे हुए लोगों के लिए और शराब का गिलास भर देने वाले नौकर तक के लिए नाजिर मुंशी का कोई अस्तित्व ही न था। एकाएक इंजीनियर साहब की नजर नाजिर मुंशी पर पड़ी। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, नाजिर मुंशी, चुप कैसे हो? अरे कल्लू, नाजिर मुंशी को भी पैक दो। इस बार सब लोगों ने नाजिर मुंशी को देखा। कल्लू ने भी विस्की का पैग नाजिर मुंशी को दिया। एक घूंट में उन्होंने गिलास खाली कर दिया। आंखों में चमक आ गई। इंजीनियर साहब ने फिर कहा, नाजिर मुंशी चुप हैं? मुस्कुराने का प्रयत्न करते हुए नाजिर मुंशी ने उत्तर दिया, इसलिए कि आप लोगों के मोहल्ले के धोबी न सतावें। सब लोग हंस पड़े और फिर नाजिर मुंशी का मजाक शुरू हुआ। बारात चली। स्पेशल ट्रेन में कुछ डिब्बे सेकंड क्लास के थे, कुछ इंटर और कुछ थर्ड के। सेकंड क्लास में थे डिप्टी साहब के घर वाले और अमीर बाराती, इंटर क्लास में थे गरीब रिश्तेदार और थर्ड क्लास में थे नौकर। नाजिर मुंशी भी इंटर में थे। सफर लंबा, अखर जाने की बात थी।
सुबह को ब्रिज खेलकर हमने समय काटा और दोपहर बाद का समय हम लोगों को काटने लगा। एकाएक आईसीएस लड़का बोल उठा, नाजिर मुंशी को क्यों ना यहां बुला लिया जाए। यह बात सब लोगों को पसंद आ गई। दूसरे स्टेशन पर नाजिर मुंशी आए और चहल पहल मच गई। बातों ने रंग पकड़ा और चुने हुए फिक्रे सुनने को मिले। लोग हंस रहे थे और मैं नाजिर मुंशी की ओर देख रहा था। नाजिर मुंशी मजाक कर रहे थे, केवल इसलिए कि लोग आशा करते थे कि वे मजाक करेंगे और मजाक करना उनका कर्तव्य था। पर उनके मजाक करने में ना तो कोई उल्लास था, ना उनके अंतर की कोई भावना थी। चाय का समय हो गया और हम लोग चाय पर डट गए, पर नाजिर मुंशी अलग बैठे रहे। चाय में शरीक होने को किसी ने उनसे पूछा भी तो नहीं। मैंने यह देखा और मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा, नाजिर मुंशी चाय पियो, और सबने एक स्वर में इसका समर्थन किया। नाजिर मुंशी कभी कभी हम लोगों को देख लेते थे और फिर ऊँघने लगते थे। दूसरे स्टेशन पर वे अपने डिब्बे में चले गए। बारात लौट आई। कोई खास घटना नहीं घटी। बड़े लोगों की बारात थी। प्रबंध बहुत सुंदर और खातिरदारी पूरी। जो कुछ हुआ वह मशीन की भांति। बड़े आदमी एक दूसरे से मिले, उन लोगों में बातें भी हुई, नपी तुली और उड़ती हुई। छोटे आदमियों ने बड़े आदमियों का मुंह देखा, मौका ढूंढा कि एक आध बात वे भी कर सकें, और इस प्रयत्न में दो एक सफल भी हो गए। बारात के विदा होने के बाद लोग भी विदा होने लगे। दूसरे दिन सुबह मैंने भी चलना निश्चित किया। सुबह जाने के पहले मैंने नाजिर मुंशी को ढूंढ निकाला। उस समय नाजिर मुंशी डिप्टी साहब के पीछे पीछे उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बगीचे में टहल रहे थे। मैंने डिप्टी साहब से कहा, चाचा अब मैं जा रहा हूं। अरे इतनी जल्दी? 2-1 दिन तो ठहरो बेटा। नहीं, मुझे जरूरी काम है। डिप्टी साहब के बहुत आग्रह करने पर भी जब मैं अपनी बात पर अड़ा रहा, तब मेरे जाने की सूचना देने स्वयं घर गए। नाजिर मुंशी अकेले रह गए। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, नाजिर मुंशी। चौंक कर नाजिर मुंशी पीछे हटे। हाथ जोड़कर वे मेरे सामने खड़े हो गए। कहिए हुजूर। नाजिर मुंशी के इस व्यवहार ने मेरी आत्मा पर गहरा प्रहार किया। संभलते हुए मैंने कहा, नाजिर मुंशी, हम लोगों ने तुम्हारा काफी अपमान किया है। मेरी बात काटते हुए नाजिर मुंशी ने कहा, कैसा अपमान हुजूर? मैं आप लोगों का गुलाम हूं। उस समय मैंने देखा कि नाजिर मुंशी की आत्मा मर चुकी है। दिल में एक ठेस सी लगी। मैंने देखा कि मेरा एक सुंदर सपना टूटता जा रहा है। मैंने एक प्रयत्न फिर किया उस सपने को बचाने का। मैंने कहा, नाजिर मुंशी, तुम हमारे रिश्तेदार हो, हमारे बुजुर्ग हो, क्या तुम्हें हम लोगों का व्यवहार अपमानजनक नहीं लगा? नाजिर मुंशी ने दांत निकाल दिए। हुजूर क्या कहते हैं? मैं तो आप लोगों का खिदमतगार हूं। आप लोग बड़े आदमी हैं, भला मैं आप लोगों की बराबरी कैसे कर सकता हूं? उस समय मेरे सामने धन का पिशाच अपनी सारी पाशविकता, कुरूपता और शक्ति के साथ खड़ा हो गया। उस समय मैंने देखा कि जिसे हम मनुष्यता कहते हैं, वह धन के पिशाच के पैर पर झुकी हुई उसकी पूजा कर रही है। मैं एकाएक सिहर उठा। डिप्टी साहब लौट आए। आते ही उन्होंने नाजिर मुंशी से कहा, नाजिर मुंशी, भैया के ड्राइवर को बुला दो और भैया के सामान को ठीक तरह से रखवा दो। अभी सब हुआ जाता है हुजूर। इतना कहकर नाजिर मुंशी वहां से चलने के लिए घूमे। उस समय तक मैं अपने आप में आ गया था, या अपना आपा मैं पूरी तरह से खो चुका था। मैंने नाजिर मुंशी को बुलाकर कहा, नहीं, मेरा सामान सब ठीक है, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। फिर मैंने डिप्टी साहब से कहा, चाचा, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। इस समय मेरे पास रुपया नहीं है, इसलिए आप मेरी तरफ से नाजिर मुंशी को 1000 रुपया देकर कह दें कि वे फिर कभी आपके यहाँ न आए। रुपया मैं घर पहुंचते ही आपको भिजवा दूंगा। यह कहकर मैं वहां से तेजी के साथ चला आया। यदि डिप्टी साहब ने मुझे पागल समझा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वे सदा मुझे पागल समझते रहे हैं। पर नाजिर मुंशी ने भी मुझे पागल समझा, और नाजिर मुंशी ने ही क्यों, मैं स्वयं अपने को पागल समझ रहा हूं।
आखिर उस दिन मैंने यह सब क्यों कह डाला? हम सब नाजिर मुंशी हैं, हम सब धन के गुलाम हैं, हम सबकी आत्मा को धन के पिशाच ने अपने पैरों के नीचे कुचल रखा है। नाजिर मुंशी में तो संस्कृति का एक बहुत ही साधारण नियम प्रदर्शित था। हाँ, इतना कह सकता हूं कि वह नियम कुरूप और भयानक है। तो ये तो थी कहानी। मुझे आशा है आपने आनंद लिया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।